आप तरुण, कृपया अपनी प्रेजेंटेशन को आप चालू करके और अपने बात बता दीजिए। सभी को ओम। आज जो हमारा प्रेजेंटेशन है वो है कि एग्जांपल ऑफ वेरियस एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस ऑन नेचुरल फार्मिंग फ्रॉम डिफरेंट जोन विद केस स्टडीज इन इंडिया। तो हमारे देश में जहाँ पर भी नेचुरल फार्मिंग की जा रही है, जो हमारे बहुत सारे किसान हैं, एक्टिव किसान हैं, वो किन किन मेथड्स का इसमें यूज कर रहे हैं, तो उसके बारे में आज का हमारा ये प्रेजेंटेशन है। तो इसमें जो पहला आता है कि कौन कौन सी चीजें हम इसमें लेंगे, जैसे कि सोइंग मेथड्स क्या क्या होने चाहिए, समर प्लोइंग होती है, न्यूट्रिएंट्स कैसे ऐड करेंगे हम भूमि में, इसके अलावा प्री मानसून ड्राई सोइंग, पीएमडीएस, मल्चिंग, लोकलाइज्ड प्लांट प्रोटेक्शन, स्टिकी ट्रैप्स, लाइट ट्रैप्स, डिफरेंट प्रिपरेशंस एंड इरिगेशन। ये कुछ टॉपिक्स हैं इसमें कि किन किन बिंदुओं के ऊपर हम इस पे चर्चा करने वाले हैं। तो इस पे हम आगे चलते हैं। तो मल्चिंग और आच्छादन। मल्चिंग का जैसे कि सभी किसान भाई जानते हैं कि मल्चिंग से क्या होता है, किस तरीके से इसे करना चाहिए, किसको, क्योंकि और मल्चिंग क्यों आवश्यक है। सबसे पहले हमें जानना ये पड़ेगा कि मल्चिंग क्यों आवश्यक है। मल्चिंग इसलिए आवश्यक है क्योंकि भूमि की ऊपरी सतह को अगर हम किसी भी चीज से ढक देते हैं तो उसे हम मल्चिंग बोलेंगे, उसे आच्छादन बोलेंगे। इससे क्या होता है कि मृदा में सजीवता और उसकी उर्वरा शक्ति सुरक्षित रहती है, क्योंकि जो जीव द्रव्य ह्यूमस बनता है जमीन के अंदर, जो मल्चिंग से क्या होता है कि एक अलग ही तरीके का माइक्रो क्लाइमेट जमीन की सरफेस, सोइल सरफेस के ऊपर आ जाता है। तो उस सोइल सरफेस के बीच में और मल्चिंग के सोइल और मल्चिंग के बीच में जो गैप होता है उसमें वो माइक्रो क्लाइमेट डेवलप होता है, और वो इतना शक्तिशाली होता है, मतलब उसका प्रभाव इतना होता है कि अगर अकाल के समय में भी जैसे जब बारिश नहीं पड़ रही हो तो जीवद्रव्य ह्यूमस जो होता है वो करीबन 1 लीटर आपका जीवद्रव्य ह्यूमस 6 लीटर पानी सोखने की क्षमता को रखता है। और साथ साथ में मल्चिंग के जो हमारे अन्य फायदे हैं जी, जैसे कि उससे खरपतवार हमारी जमीन में नहीं उगते हैं, बार बार हमें फ्रिक्वेंट इरिगेशन की आवश्यकता जमीन के अंदर नहीं होती है। और मल्चिंग के बहुत तरह के प्रकार है, जैसे कि सॉइल मल्चिंग या सॉइल प्लोइंग। इसमें क्या होता है कि जमीन की, जैसे हम देखते हैं कि गर्मी के समय में जमीन में हमारे दरारें पड़ जाती है, जो भी जैसे राजस्थान रीजन में हमारी बेल्ट की बात करते हैं, वहां पे ब्लैक कॉटन सॉइल होती है। तो ब्लैक कॉटन सॉइल में क्या होता है कि जैसे ही गर्मी होगी वैसे ही उसमें दरारें पड़ जाएगी। तो किसान भाई क्या करते हैं कि इस दरार को रोकने के लिए और जमीन में मॉइस्चर कंजर्व रहे, इसके लिए उसमें जैसे रोटावेटर आता है तो रोटावेटर को चला देते हैं। इससे क्या होता है कि जमीन की जो ऊपरी सतह है उसको ब्रेक करके और उसको पूरे खेत की सरफेस पे फैला देना, मतलब मिट्टी को। तो इससे क्या होगा कि उसमें मॉइस्चर कंजर्व हो जाता है। क्रॉप रेसिड्यू मल्चिंग हमारे आयुर्वेद में या हमारे जो पुरानी कृषि पद्धतियां हैं उनमें ये कहा जाता है कि जिस तरह का खरपतवार आपके खेत में उग रहा है उसी तरह के खरपतवार की आपके खेत को जरूरत है, मतलब उस उन पोषक तत्वों की। तो इसमें मल्चिंग में हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो भी हमारे खेत में खरपतवार है, जो भी पौधे जो हमारे क्रॉप से अन्य हटके हैं मगर वो नेचुरली ऐसे ही उगे हुए हैं, तो उन्हें भी हम काट करके या जड़ से उखाड़ करके और उन्हें भी मल्चिंग के रूप में हमारे खेत में प्रयोग कर सकते हैं। और साथ साथ में बहुत तरह की आपने मल्चिंग देखी होगी, जैसे कि पेड़ के पत्तों से भी मल्चिंग की जाती है। जो हमारा राइस होता है, जो उसकी जो पुली बच जाती है उनसे भी हम मल्चिंग करते हैं। तो इस तरह से बहुत तरह की क्रॉप रेसिड्यू के माध्यम से मल्चिंग की जाती है। और तीसरी होती है लाइव मल्चिंग। इसमें मिक्स्ड क्रॉपिंग या इंटरक्रॉपिंग होती है, मतलब कि एक ही छोटे से पोर्शन में सघनता से पौधों को बो देना। जैसे मान लिया कि एक खेत में हमारी मुख्य फसल जैसे बैंगन की है, अब बैंगन के साथ साथ हमने नीचे उसमें अगर पालक लगा दिया हाई डेंसिटी में, तो उसमें अन्य वीट को उगने का मौका नहीं मिलेगा और वो वहीं पे हमारे वीट खत्म हो जाएंगे। इससे हमारा क्या होगा कि डबल आमदनी किसान की होती है कि नीचे से वो एक तरफ से पालक भी अपना बेच सकता है और ऊपर उसके बैंगन के या कि जिस भी जो भी फसल वो लेता है वो फसल आसानी से उसे हो जाती है। इसे हमने हमारे पतंजलि कैंपस में भी करा है मल्चिंग को, और इसका काफी अच्छा रिजल्ट भी आया, क्योंकि यहाँ पर भी वीट की बहुत ज्यादा समस्या थी। तो वीट से भी ये निजात मिली, और साथ साथ में जो कैंपस में हमारे सोइल है वो रेतीली टाइप की है।
तो उसमें क्या होता है कि मॉइस्चर ज्यादा देर तक कंजर्व नहीं होता है, वो इवेपोरेशन के माध्यम से भी उड़ जाता है और जमीन में नीचे भी चला जाता है। तो मल्चिंग के माध्यम से क्या है कि भूमि ज्यादा समय तक हमारी नमी युक्त रहती है। ऐसे ही हमारे गुजरात के किसान है लालजी भाई, वो भी काफी अपने जो भी वो फसल लगाते हैं सब में वो मल्चिंग का प्रयोग करते हैं, और मल्चिंग से कह रहे हैं कि मुझे बहुत फायदा है, इससे मुझे वीडीसाइड्स की जरूरत नहीं पड़ती, इससे मेरा इरिगेशन में मेरे काफी पैसा बचता है। तो मल्चिंग के ये फायदे हैं जिनको किसान अपना रहे हैं और फायदा प्राप्त कर रहे हैं नेचुरल फार्मिंग के परिप्रेक्ष्य में। इसी के साथ साथ जो नेचुरल फार्मिंग का सबसे जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो है वापसा मैनेजमेंट। वापसा मैनेजमेंट हो गया कि 50% एयर एंड 50% वाटर वेपर। जो हमारे सोइल के जो पार्टिकल होते हैं, जो मृदा के जो कण होते हैं, उनमें 50-50% ये होता है हवा और पानी का। तो जहां पे हम सोचते हैं ना कि मृदा में गैप है, तो वहां पे वो जगह खाली नहीं होती, वो जगह हवा के माध्यम से भरी हुई होती है। आपने कभी भी देखा होगा कि जब भी जरूरत से ज्यादा बारिश हो जाती है या जमीन हमारी सूख नहीं पाती है, मतलब कि एक तरीके से उसमें बोलते हैं नमी आना या बहा आना, कि अब ये खेत हमारा बुआई के लिए तैयार है, तो एक ऐसी स्थिति आती है उस समय की, जैसे कि आप इस चित्र में भी देख सकते हैं कि जहां पे हमने ये निराई गुड़ाई की हुई है, तो वहां पे सॉइल पार्टिकल्स के बीच में एरिएशन भी है और ये इनमें नमी भी बनी हुई है। क्योंकि वापसा का जो मुख्य काम है, क्योंकि जड़ें जो हमारी होती है, जड़ें सीधा भूमि से पानी नहीं लेती है, जड़ें सॉइल कोलोइड्स के बीच में जो उनके रूट जोन होता है, जो सबसे पहला पोर्शन, जो रूट का सबसे आगे वाला पोर्शन जो होता है, वो वाष्प के रूप में न्यूट्रिएंट्स को ग्रहण करता है जमीन के अंदर से, ना कि, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर जमीन में ज्यादा पानी भर जाए तब भी फसल अच्छी पैदा नहीं होती, और जमीन पूरी तरीके से सूखी हो तब भी फसल अच्छी पैदा नहीं होती है। तो ये वापसा मैनेजमेंट हमारी जमीन में बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे हम हमारे जो मित्र है केचुए, केचुए भी वापसा मैनेजमेंट में जमीन के अंदर बहुत बड़ा योगदान निभाते हैं, क्योंकि ये वो जमीन में छोटे छोटे छिद्र बना देते हैं जिनके माध्यम से पानी भी अंदर जाता है और हवा भी अंदर जाती है। तो वापसा मैनेजमेंट एक मुख्य वो है कि ये सभी किसानों को अपनाना चाहिए, और वापसा मैनेजमेंट के लिए समय समय पर खेत की निराई गुड़ाई करें। और जो बड़े पौधे होते हैं, जो वृक्ष होते हैं, जैसे कि आम का, अमरूद का, तो इनमें क्या होता है कि इनमें वापसा मैनेजमेंट करने का एक तरीका है कि दिन के 12 बजे उस पेड़ की छाया जहां तक जा रही है, तो मतलब उस पेड़ की जड़ें वहां तक विकसित हो चुकी है, हमें वापसा मैनेजमेंट करने की वहीं पे जरूरत है कि जमीन को हम नमी दें, ना कि पानी दें। पौधे हमेशा जो भी न्यूट्रिएंट ग्रहण करेंगे वो नमी के माध्यम से ग्रहण करेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि हम नमी को किस तरीके से जमीन में संग्रहित रखें, ताकि वो ज्यादा उसमें पानी भी ना हो और ज्यादा सूखा भी ना हो, एक बीच की कंडीशन हो उसकी। तो इसे वापसा मैनेजमेंट बोलते हैं। और अगर ये हम जमीन में करते हैं तो नेचुरल फार्मिंग के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम कहते हैं कि नेचुरल फार्मिंग में जो भी काम करता है वो बैक्टीरिया करता है। तो बैक्टीरिया किस तरीके से काम करेगा, वो जब भी काम कर पाएगा जब उसमें थोड़ी नमी होगी, तब वो अपनी ग्रोथ करेगा उसमें। इसी तरीके से समर प्लोइंग भी आवश्यक है, क्योंकि आज के समय में हम देख रहे हैं, जैसे अगर हमारे हरिद्वार रीजन की बात करें तो हरिद्वार में 12 महीने खेत में गन्ना खड़ा हुआ रहता है, साल 2 साल तक। और लोगों ने खेतों को खाली रखना छोड़ दिया है गर्मी के समय में। स्पेशली जो हमारा उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, उत्तराखंड का जो प्लेन एरिया है, यहाँ पर लोग खेत को खाली नहीं रखते हैं, 12 महीने कोई ना कोई फसल उनमें खड़ी हुई रहती है। तो इसमें भी सभी किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा कि अपने खेत को 2 वर्ष में, 3 वर्ष में एक बार उसकी डीप प्लोइंग जरूर करें गर्मी के समय पर। जैसे कि हम देखते हैं गर्मी में बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, और अगर हम डीप प्लोइंग उसकी खेत की करके रखते हैं तो उससे क्या होगा कि जो उसमें वीड है, वीड के जो सीड हैं और जो हमारे इंसेक्ट पेस्ट होते हैं वो भी अपने अंडे जमीन के अंदर देते हैं, तो वो सारे इससे खत्म हो जाएंगे। और दूसरा, जमीन में एरिएशन अच्छा होगा, और जो बारिश का पानी आएगा तो उससे जो वाटर टेबल है वो भी रिफिल होने में मदद मिलेगी। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है सॉइल की कंडीशन को सुधारने के लिए कि कम से कम 2 साल में, 3 साल में एक बार डीप प्लोइंग जरूर करें। डीप प्लोइंग हर साल भी करना अच्छा नहीं होता, मगर 2-3 साल में करें, क्योंकि अगर हम हर साल करेंगे
तो जो ऊपर की लेयर में जो हमारा बैक्टीरिया डेवलप हुआ है, जो अच्छा बेनिफिशियल बैक्टीरिया है, वो नीचे की परत में चला जाएगा, और जो नीचे वाला डेड बैक्टीरिया है वो ऊपर आ जाएगा। तो इस वजह से समर प्लोइंग भी हमें 2 साल में 3 साल में आप एक बार कीजिए, तो इससे आपके खेत में वीड और खरपतवार और कीड़ों को रोकने में आपको काफी मदद मिलेगी, और आपकी जमीन भी इससे उपजाऊ बनेगी। फिर आता है सोइंग मेथड्स। सभी जगह अलग अलग तरीके के सोइंग मेथड्स अपनाए जाते हैं देश में। जैसे कि हम फलों को, सब्जियों को लगाने के लिए लाइन सोइंग मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम या तो पौध लगा सकते हैं, या फिर एक एक बीज को अपने हाथ से लाइन टू लाइन बराबर स्पेसिंग मैनेज करते हुए लगा सकते हैं। इससे हमें पौधों की केयर करने में आसानी होती है। और दूसरा होता है डायरेक्ट सोइंग और ब्रॉडकास्टिंग मेथड्स। जैसे कि राजस्थान में अगर हम देखें, जो तिल होती है, तिल को भी हम सीधा ब्रॉडकास्टिंग मेथड से खेतों में बोते हैं। सरसों को भी बहुत से लोग ब्रॉडकास्टिंग मेथड से ही बोते हैं। तो इस तरीके से ये अलग अलग सोइंग मेथड भारत के अलग अलग स्थानों में प्रचलित है। फिर आता है प्री मानसून ड्राई सोइंग। प्री मानसून ड्राई सोइंग का जो उपयोग है, या जहाँ के किसान इसे करते हैं, जैसे कि हमारा राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, इन जगहों पर प्री मानसून ड्राई सोइंग की जाती है। जैसे अभी सोयाबीन की फसल जो लग रही है, तो कुछ किसान क्या करते हैं कि बारिश से पहले की अंदाजा है कि ये बारिश इस समय पे होने वाली है, तो उससे पहले पूरे खेत में अपना बीज को बिखेर देते हैं, ताकि जितनी बारिश हो वो बीज उनका उग जाए। इनको कम, जहाँ पे कम मानसून आता है या कम बारिश होती है, वहां पर लोग इसे बहुत, इस प्रैक्टिस से इसको बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। अभी मैंने करंट ही देखा है कि सोयाबीन में मानसून जैसे ही कि पानी गिरने की संभावना है 2-4 दिन में या 5-10 दिन में, तो लोगों ने बिजाई उसमें चालू कर दी खेत में, कि इसको खेत में बिजाई कर दी फसल की, तो पानी गिरेगा तो ऑटोमेटिक बीज उग के बाहर आ जाएगा उनका। और ऐसा ही रबी सीजन में भी फॉलो किया जाता है, कि जो सितंबर में जो बारिश होती है कभी कभी, सितंबर अक्टूबर के समय पे, तो उससे भी प्री मानसून ड्राई सोइंग से किसानों को काफी फायदा होता है, कि वो सूखे खेत में ही बीज को बिखेर देते हैं, और फिर बारिश के बाद वो ऑटोमेटिक वहां पे जमना चालू हो जाते हैं। तो ये प्री मानसून ड्राई सोइंग टेक्निक है। अब आता है कि नेचुरल फार्मिंग तो हम कर रहे हैं, मगर हमारी जमीन के अंदर हम न्यूट्रिएंट किस तरीके से ऐड करें। तो उसके लिए न्यूट्रिएंट ऐड करने के लिए, जैसे कि जीवामृत, ये आपको यहाँ पे जो भी पद्धतियां बताई जा रही है, वो किसी ना किसी किसान के द्वारा भारत के किसी ना किसी हिस्से में जरूर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे जीवामृत हो गया, हरी खाद हो गई, कवरिंग क्रॉप्स हो गई, बायोडायनेमिक्स एग्रीकल्चर, और कंपोस्टिंग, और न्यूट्रिएंट रिच सॉइल अमेंडमेंट्स, कि क्या क्या जमीन में हम बदलाव कर सकते हैं। तो इसमें जैसे कि हमारे मध्य प्रदेश के किसान है श्री शरद वर्मा जी, तो उन्होंने जीवामृत प्रिपरेशन में, जैसे कि हम गुड़ का प्रयोग करते हैं, तो उन्होंने गन्ने का इसमें प्रयोग किया, जैसे आप चित्र में भी देख सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब मैंने इसमें गन्ने का प्रयोग किया, तो जो इसमें जो स्मेल आती है, जो इसकी खुशबू होती है जीवामृत की, वो भी काफी अच्छी बेटर हो गई। और जब उन्होंने इसका इस्तेमाल अपनी फसलों में किया, तो उनका उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई है इससे। तो वो अलग अलग तरीके के प्रैक्टिकल किसान के द्वारा किए जाते हैं। ऐसे ही हमारे उत्तराखंड के फार्मर हैं श्री अनिल पांडे जी, जो हर्बल कुनाब जल बनाते हैं, जो वृक्ष आयुर्वेद से संबंध रखता है। और हर्बल कुनाब जल एक ऐसी टेक्निक है, इसमें क्या होता है कि आपका न्यूट्रिएंट के साथ साथ आपका इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का काम भी ये करता है आपके खेत में। और ये जो हर्बल कुनाब जल है हमारा, ये पुराने, जो आज से सबसे पहला जो ग्रंथ था इसका, जो अभी तक खोज हुई है कृषि का, तो उसमें ये सुरपाल जी महाराज है। तो ऋषि सुरपाल जी महाराज ने ये वृक्ष आयुर्वेद की ये संकल्पना दी थी। इसे भी दो तरीके से बनाते हैं। एक तो इसमें जो मांस का प्रयोग किया जाता है, और दूसरा होता है कि जो हमारा जड़ी बूटियों से या हमारे पेड़ के पत्तों से, इनसे बनता है। इसमें सिंपली कुछ भी यूज नहीं होता है। सरसों की खली, गुड़, अंकुरित मूंग, उड़द, और इसके अलावा जो भी हमारे यहाँ पे, अगर आपको उसको इंसेक्टिसाइड फॉर्म में बनाना है, तो आप उसमें नीम के पत्ते, ढाक के पत्ते, धतूरे के पत्ते, जो भी आपके यहाँ अवेलेबल हो, वो गौमूत्र और गोबर और छाछ, इन सबको फर्मेंट करना होता है एक ड्रम में डाल करके। तो
तो ये 10 से 15 दिन में भी तैयार हो जाता है। और इसको यूज करने का तरीका कि इसको 1/9 के रेशियो में कि 1 लीटर हर्बल गुलाब जल और 9 लीटर पानी के साथ मिला करके इसका उपयोग करते हैं। आप इसको स्प्रे में करिए या खेत में सिंचाई के पानी के साथ छोड़िए, ये इसका काफी अच्छा प्रभाव रिजल्ट है। और अनिल पांडे जी इससे काफी अच्छा लाभ कमा रहे हैं कि ये चीज बहुत बढ़िया कि ये मेरे दोनों में काम आती है। ये मेरे जब मुझे न्यूट्रिएंट ऐड करना होता है ये उसमें भी काम आ जाता है, और जो इंसेक्ट पेस्ट का अटैक होता है ये हमारे उसमें भी काम आ जाता है। तो ये विधियां भी नेचुरल फार्मिंग में किसानों द्वारा अपनाई जा रही है और काफी प्रचलित भी है। हर्बल गुलाब जल के ऊपर काफी शोध भी हुआ है पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में न्यूट्रिएंट प्रिपरेशन में। और आगे हम देखते हैं कि किसान जो हमारे किसान भाई हैं वो गोबर को ऐसे खेत में खुला छोड़ देते हैं, तो वो एक तरीके से वो गोबर में अपने जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो नहीं रह पाते हैं, वो एक तरीके से कचरा हो जाता है। कचरा या उसको धूल बोल दो, क्योंकि बारिश होगी तो बारिश का पानी भी उसमें गिरेगा और गिर के सरफेस फ्लो करेगा और वो रोड पे उसके पूरे न्यूट्रिएंट बह जाते हैं और वो बस कचरा उठा के अपने खेतों में डाल देगा। और इसको भी डालने का भी सही तरीका किसान को मालूम होना चाहिए कि बारिश से जस्ट पहले वो डाले, जब खेत में थोड़ी नमी आ जाए तब उसे डाले तो वो ज्यादा अच्छा कारगर प्रभावी साबित होगा। दूसरा, अभी मैं राजस्थान गया था तो राजस्थान में एक हम वहां पे गोयल संस्था काम करती है, तो गोयल संस्था ने काफी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में काम किया है राजस्थान की। और उसने उन्होंने भी एक उसमें प्रैक्टिकल देखा है कि जैसे हम जीवामृत बनाते हैं ड्रम के अंदर, तो उन्होंने जीवामृत के लिए ड्रम का उपयोग नहीं किया, उन्होंने खेत में ही खड्डा खोदा, एक किसान के खेत में ही वो खड्डा खुदवाते हैं और उसी में गोबर को खाली करवाते हैं। और गोबर को खाली करने के बाद उसी में वो छाछ मट्ठा मिला दिया उन्होंने, या जो भी उनके पास मटेरियल होता है जैसे सूखी ये सब हरी सब्जियों के छिलके वगैरह जो भी कुछ मटेरियल होता है वो सब उसमें डलवाए जाते हैं। और उसको बोलते हैं सरल खाद, कि उसको बनाने में किसान का कुछ नहीं लगा, बस उसे एक गड्ढा अपने खेत में करना है और उसी में गोबर डाला, ये डाला, जैसे हम जीवामृत डालते हैं उसमें डंडे की सहायता से छेद करके उसमें समय समय पर वो बीच बीच में मट्ठा डालते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि उसकी कंपोजिशन डिकम्पोजिंग की वो प्रक्रिया जो है वो फास्ट हो जाती है। और ये काफी अलग अलग स्टेट्स में बनाया जाता है, जैसे आप ये चित्र में भी देख सकते हैं कि ये हमारे इंटर्नशिप के लिए जो स्टूडेंट यहाँ पे आए हुए थे उन्होंने ये बनाया है। तो अगर ऐसा नहीं करे तो ऐसे डोम शेप में आप बना करके और उसे ऊपर से मिट्टी से लीप दें और उसमें 4-5 खड्डे कर दें और उसमें समय समय पर जीवामृत को 5-5 दिन के अंदर आप डालते रहें, सभी खड्डों में फिल करते रहे, तो आपकी ये खाद भी 1 महीने में बनकर अच्छे से तैयार हो जाती है। तो ये भी काफी प्रचलित विधियां हैं जो करीब करीब सभी स्टेट्स में फॉलो की जा रही है, क्योंकि कंपोस्टिंग हमारे भारत में सभी हिस्सों में लोग करते हैं किसी न किसी रूप में। फिर आता है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन का भी सिंचाई कृषि में उतना ही महत्व है, क्योंकि ड्रिप इरिगेशन से क्या है कि जैसे हमने पहले भी बात करी है कि जमीन को पानी, पौधों को पानी की आवश्यकता नहीं होती, पौधों को नमी की आवश्यकता होती है, तो ड्रिप इरिगेशन उसका सबसे अच्छा माध्यम है। और साथ साथ में जब हम ड्रिप इरिगेशन के साथ साथ किसी न्यूट्रिएंट को जैसे जीवामृत को या फिर हमारा हर्बल गुलाब जल हो गया या फिर और भी जो लिक्विड मैन्योर हैं उन्हें भी अगर हम ड्रिप इरिगेशन के साथ उसको ऐड कर देते हैं तो वो नमी के साथ साथ उसमें जीवाणुओं की संख्या भी हमारे जमीन के अंदर प्रवेश होती रहती है, तो इससे भी प्रोडक्टिविटी और प्लांट इंप्रूवमेंट काफी अच्छी होती है। तो इसको भी, ये भी काफी प्रचलित है नेचुरल फार्मिंग के परिप्रेक्ष्य देखा जाए तो किसानों को इसका भी अच्छा ज्यादा उपयोग करना चाहिए। इसका वैसे ज्यादातर उपयोग बागवानी में और सब्जियों की खेती में किया जाता है। फिर आता है कि प्लांट प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करेंगे। तो प्लांट प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही अलग अलग तरह की विधियां हैं, आप सब लोग अवगत है उन विधियों से, जैसे कि लाइट ट्रैप्स, स्टिकी ट्रैप्स, ऑन फार्म प्रिपेयर्ड फंजीसाइड्स, नेचुरली प्रिपेयर्ड बोटनिकल्स, लोकली प्रिपेयर्ड ट्राइकोडर्मा, ये सब हमारे किसान जो अलग अलग क्षेत्रों में वो बना रहे हैं और खुद ही बनाते हैं और खुद ही उनका उपयोग कर रहे हैं अपने खेतों में। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 3 तरह के अलग अलग लाइट ट्रैप्स हैं जो कि किसानों के द्वारा ही बनाए गए हैं। अब इन्होंने कुछ भी नहीं करना, सिंपल एक बल्ब लिया, उस बल्ब के नीचे या तो किसी पॉलिथीन को इस तरीके से रखा कि वो कीड़े उसमें आकर फंस जाए, अंदर तो जाए मगर बाहर नहीं आ पाए। या फिर आप जैसे इसमें देख सकते हैं चित्र में कि एक पात्र में पानी भर करके उसमें थोड़ा या तो जला हुआ लिक्विड ऑयल डाल लीजिए या कुछ सॉल्यूशन डाल लीजिए जो चिपचिपा हो, तो एक बार जब कीड़ा इस पानी की सतह पर बैठेगा तो वो दोबारा उड़ नहीं पाते वहां से।
तो इससे क्या होता है कि इनके जीवन चक्र कीड़ों का टूट जाता है, तो रिप्रोडक्शन साइकिल भी इनकी ऑटोमेटिक टूट जाएगी। तो आपके खेतों में कम इफेक्ट होगा इसका। इसी तरीके से जो हमारे किसान हैं श्री शरद वर्मा जी मध्य प्रदेश से हैं, और महाराष्ट्र के भी हमारे बहुत से फार्मर्स हैं जो कि अपने खेत पर ही फार्म लैब बना करके और इसका उपयोग कर रहे हैं। वो खेत का ही ट्राइकोडर्मा वहां से लेते हैं और उसी का इस्तेमाल करते हैं। और कल का जो वेबिनार है, जो अभी सर ने कहा था कि वो किसान गोष्ठी होनी है हर सैटरडे को, तो वो कल इसी के ऊपर उनका पूरा वेबिनार है कि वो किस तरीके से अपना ट्राइकोडर्मा या बिवेरिया अपने खेत से बना रहे हैं और उन्हें डाल रहे हैं। साथ साथ में इसमें लोकली प्लांट प्रोटेक्शन टेक्निक्स में जैसे कि सप्त पढ़नी है, दश पढ़नी है, तरह तरह के फंजीसाइड्स जो मट्ठे से भी तैयार किए जाते हैं, वो सब किसान अलग अलग क्षेत्रों में इसका उपयोग कर रहे हैं और काफी लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जी धन्यवाद सर।